So, good afternoon, everybody. Welcome to Wingsec Udan. I'm Shahid Khan, and you're watching Wingsec Udan. So, dear students, as you know that we have started a video series on Indian polity, and we are trying to cover all the important topics in the Indian polity, स्पेशली जो टॉपिक आपको VLW यानी पंचायत सेक्रेटरी के सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी के मिलेंगे, उन सब टॉपिक्स को भी हम ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 यानी कि सी पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड मैं आपको बता दूं कि VLW पंचायत सेक्रेटरी के लिए ऑफलाइन बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, एंड सीट्स लिमिटेड होने की वजह से जो पहले आएगा उसी को ऑफलाइन में पढ़ने का मौका मिलेगा। सो आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके रजिस्टर करना होगा, एंड उसके बाद आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ सकते हैं। आपको पता है लोकेशन जो है वो रिहाड़ी चुंगी गुरुद्वारा के पास है जम्मू में। ओके, तो अगर लोकेशन को एग्जैक्टली मैं बताऊँ आपको, तो अगर आप जम्मू आ रहे हो तो राइट साइड में विंगसेक उड़ान का आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा, लेकिन अगर आप जम्मू से उधमपुर जा रहे हो तो लेफ़्ट साइड में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की जो डिस्कशन है हमारी फंडामेंटल राइट्स पे। तो ये है हमारा PDF, एज यू नो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड हमारा डिस्कशन लास्ट टाइम पे कहाँ पे हमने ख़त्म किया था, कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि पहला फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू इक्वालिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके सारे एक्सेप्शंस एंड आर्टिकल्स को हमने देखा है बहुत डिटेल्स के साथ। तो यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया, एंड आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट डिस्कस, दैट इज़ राइट टू फ्रीडम। एंड राइट टू फ्रीडम जो है ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक है, यानी कि इसमें आपका 19, 20, 21 एंड 22 ये 4 आर्टिकल आते हैं। एंड इसके अलावा एक और आर्टिकल है दैट इज़ 21A, ये बाद में ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। तो मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह से क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 को देखते हैं। तो राइट टू फ्रीडम का ये पहला आर्टिकल है। राइट टू फ्रीडम फंडामेंटल राइट है, एंड उसका पहला आर्टिकल 19 है, जिसमें हमें 6 फ्रीडम्स की बात यहाँ पे की जाती है कि आर्टिकल 19 में जो एक व्यक्ति है, इंडियन सिटीज़न है, उसको 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। तो यहाँ पे ये कौन सी 6 फ्रीडम्स हैं हम इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका इसमें आ जाता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका आ सकता है, आप एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट आप कर सकते हैं, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये फंडामेंटल राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 19 आर्टिकल क्लॉज 1 कि आप अपने जो व्यूज़ हैं उनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। आपके पास फ्रीडम ऑफ प्रेस है, आप कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आती हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि आर्टिकल 19 में सबसे पहली फ्रीडम जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है स्टेट लगा सकता है। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी ऐसी रिस्ट्रिक्शन जिनको स्टेट जस्टिफाई कर सकता है रीजंस के बेस पे कि ये रिस्ट्रिक्शन हमने इसलिए लगाई हैं क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, इनसे इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेट आ रहा है। अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही है जिससे इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को थ्रेट आ रहा है, तो उस बेसिस पे जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके बाद हमारे पास दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ओके, सो एक्चुअली ये है फ्रीडम ऑफ असेंबली, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो आप कहीं पे भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, ये आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 19। ओके, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि सिर्फ आप पब्लिक लैंड पे ही असेंबल हो सकते हैं। पब्लिक लैंड यानी कि आप किसी प्राइवेट जगह पे, कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे जाके असेंबल नहीं हो सकते। वो पब्लिक लैंड होना चाहिए, गवर्नमेंट की जगह होनी चाहिए, तो वहाँ पे जाके आप असेंबल हो सकते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ और एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं एंड विदाउट आर्म्स असेंबल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। जो लैंग्वेज है इस आर्टिकल की वो बहुत ज़रूरी है समझनी कि यू कैन असेंबल बट ऑन पब्लिक लैंड विदाउट आर्म्स एंड पीसफुली।
ओके, एंड आप वॉयलेंस करने के लिए कहीं पे असेंबल नहीं हो सकते, ये फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 क्लास 2 में नहीं दी गई है। ओके, एंड राइट टू स्ट्राइक भी इसमें नहीं आता है। आप कहीं पे राइट टू यानी आप कहीं पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो दैट आल्सो डजंट कम्स अंडर दिस आर्टिकल 19 क्लास 2। तो ना तो राइट टू स्ट्राइक आता है इसके अंडर, ना ही वॉयलेंस आप कर सकते हैं। ओके, ना ही आप आर्म्स लेके रख कहीं पे असेंबल हो सकते हैं, और ना ही आप किसी जगह किसी प्राइवेट लैंड पे असेंबल हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये नहीं है, इट्स 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 फ्रीडम्स है। ओके, तो हमारे पास थर्ड फ्रीडम है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो हमें फ्रीडम मिली है, हमें ये फंडामेंटल राइट मिला है कि हम क्या कर सकते हैं, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट दिया गया है एक व्यक्ति को, एक इंडियन सिटीज़न को। एंड स्पेशली मैं आपको बता दूं कि ये आर्टिकल 19 जो है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, इंडियन सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, यानी कि ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। ये आप ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 19 इज़ ओनली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स। ओके, तो ये आप चीज़ याद रखेंगे। एंड इसके साथ और भी एक चीज़ थी कि मैं आपको बता रहा था क्लॉज 3 दैट इज़ राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। आप यूनियंस बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे भी क्या है आपको कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप पे स्टेट लगा सकता है। एसोसिएशंस बनाने वाले क्लॉज पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है स्टेट लगा सकता है। ओके, आप ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं बना सकते जिससे इंडिया की यूनिटी या फिर इंटीग्रिटी को थ्रेट हो। यूनिटी या फिर इंटीग्रिटी इंडिया की जो है उसको थ्रेट हो, ऐसी कोई आप यूनियन नहीं बना सकते, ऐसी कोई एसोसिएशन आप नहीं बना सकते। ओके, आपको लॉ के अकॉर्डिंगली ही एसोसिएशंस बनानी होंगी। सो आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है आर्टिकल 19 क्लॉज 4। एंड इस राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस में आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, आपकी कंपनीज आती हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, सोसाइटी आती हैं, क्लब्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ट्रेड यूनियंस आती हैं। तो ये सारी चीज़ें राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस के अंडर आती हैं। तो क्लॉज 4 हमारे पास यहाँ पे है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 4 क्या है कि आप इंडिया की टेरिटरी में थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो ये फ्रीडम आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में दी जाती है कि आप विद इन इंडिया कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये नेशनल फीलिंग को डेवलप करने के लिए ये रखा गया है कि अगर कोई पूरे इंडिया में घूम सकता है तो इट मीन्स ही इज़ पार्ट ऑफ ही इज़ ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही इज़ इससे क्या होगा, पेट्रोटिक फीलिंग्स जो हैं डेवलप हो सकती हैं। इस वजह से ये क्लॉज जो है रखा गया है। तो यहाँ पे नेशनल फीलिंग को डेवलप करने के लिए ये क्लॉज जो है रखा गया है। ओके, तो आपको ये अधिकार है, आपको ये फंडामेंटल राइट है कि आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखेंगे कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन है तो ऐसे में आपको कहीं भी मूव करने की परमिशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए था कि अगर कोई कंटेजियस बंदा कहीं पे जाता है, कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड बंदा है वो कहीं पे जा रहा है तो वो वहाँ पे भी डिजीज़ को फैला सकता है। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है स्टेट इस फंडामेंटल राइट के इस क्लॉज पे भी। ओके, तो इसके बाद हमारे पास है क्लॉज 5, ये 6 नहीं है एक्चुअली 5 है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया में आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं भी जाके रह सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी होगी कि यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि हर एक फंडामेंटल राइट के इस क्लॉज में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप अगर कहीं पे सेटल हो रहे हैं लेकिन आप ट्राइबल एरियाज़ में जाके परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते। क्योंकि उससे क्या होगा, ट्राइबल एरियाज़ में अगर आप परमानेंटली जाके सेटल हो रहे हैं तो उनका कल्चरल मिक्सअप हो जाएगा। एंड ट्राइबल एरियाज़ का माना जाता है कि अभी उनका कल्चर वैसा ही है जैसा पहले से था, ट्रेडिशनल कल्चर, यूनिक कल्चर। तो उसको बचाने के लिए स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है एंड आप परमानेंटली वहाँ पे नहीं जा सकते। कहाँ पे? ट्राइबल एरियाज़ में आप नहीं जा सकते। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। एंड इसके बाद हमारे पास 7th जो है, 7th हमारे पास है
दैट इज राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो आप कोई भी प्रोफेशन जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं अपना, आप ट्रेड कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, यू कैन डू ट्रेड। आप कोई भी प्रोफेशन जो है अडॉप्ट कर सकते हैं, ये आपको एक फंडामेंटल राइट दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप ऐसा कोई बिजनेस नहीं करेंगे जो कि इमोरल है या फिर डेंजरस है। इमोरल या फिर डेंजरस तरह का कोई बिजनेस आप नहीं कर सकते, जैसे कि आप ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते या फिर प्रोस्टिट्यूशंस नहीं चला सकते। प्रोस्टिट्यूशन इन द सेंस कि आप वुमेंस को बेच नहीं सकते। इसका एक अलग आर्टिकल भी है, लेकिन यहाँ पे भी ये आता है कि आप प्रोफेशंस के तौर पे यानी कि लोगों को सेल नहीं कर सकते। ये आप अपना प्रोफेशन ही बना सकते, आप लोगों की ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये इट इज़ नॉट कंसिडर्ड मॉरल। अब या फिर इस तरह से आप हथियारों का बिजनेस नहीं कर सकते, आप कट्टे नहीं बेच सकते। ओके, तो क्योंकि ये लॉ के अंडर इलीगल माना जाएगा एंड इस पर आपको सज़ा हो सकती है। तो यहाँ पे भी आप प्रोफेशन की तो आपको फ्रीडम है, बट यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। सो दीज आर द 6 फ्रीडम्स। इनका सीरियल मैं PDF में ठीक कर दूंगा बाद में, लेकिन मैं आपको बता दूं एक और फ्रीडम थी यहाँ पे 7th वन, एंड वो ये थी कि आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन बाद में प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसको राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी, इसको क्या कर दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नाउ इट्स अ लीगल राइट बट नॉट फंडामेंटल राइट, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले 7 फ्रीडम्स थी। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जैसे सेक्शन 144 होता है, तो इसमें क्या है कि लोगों की मीटिंग या फिर असेंबली, अगर ऐसा लग रहा है कि हेल्थ सेफ्टी या फिर ह्यूमन लाइफ को डेंजर है इस पर्टिकुलर मीटिंग या फिर इस पर्टिकुलर असेंबली की वजह से, तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास आर्टिकल 19 जिसमें 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। दीज आर द फंडामेंटल फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19। देन कम्स द आर्टिकल 20, सेकेंड आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। तो आर्टिकल 20 में क्या कहता है कि ये हमें कुछ प्रोटेक्शंस देता है। जब किसी से कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है, उस बंदे को कुछ प्रोटेक्शंस दी जाती हैं। इवन कि वो अरेस्टेड है लेकिन फिर भी उसको कुछ प्रोटेक्शंस दी जाती हैं। तो इन प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 20 में की जाती है। क्या प्रोटेक्शंस हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शंस अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज। अगर कोई एक्यूज है, चाहे वो सिटीजन है या फिर फॉरेनर है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे दोनों सिटीजन को अवेलेबल हैं, दोनों लोगों को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को भी एंड सिटीजन को भी। तो यहाँ पे अगर कोई कोई एक्यूज है, किसी को ऐसा किसी पे आरोप है कि कोई लॉ तोड़ा गया है किसी के द्वारा, वो एक्यूज है, उसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसको फिर भी हम क्या करेंगे, कुछ प्रोटेक्शंस दिलाएंगे। किसके अगेंस्ट, आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट्स नहीं मिल सकती उसको, यानी कि स्टिल अगर वो अक्यूज्ड भी है तो उसको कुछ प्रोटेक्शंस मिलेंगी अंडर आर्टिकल 20। एंड वो प्रोटेक्शन कौन सी हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो का यानी यहाँ पे मीनिंग है कि तब तक किसी को क्या नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी कन्विक्ट नहीं किया जाएगा, किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक वो किसी लॉ की वॉयलेशन नहीं करता है। जब तक कोई लॉ वॉयलेट नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तब तक उसको हम कन्विक्ट नहीं कर सकते। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वॉयलेशन ऑफ लॉ। लॉ के वॉयलेशन के अलावा हम किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग है नो एक्स पोस्ट फैक्टो। लॉ टूटेगा तभी हम किसी को कन्विक्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है नो डबल जियोपार्डी। तो नो डबल जियोपार्डी यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि अगर आपसे कोई क्राइम हो गया है, आपसे कोई ऑफेंस हो गया है, तो क्या होगा कि आपको एक ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 2 बार नहीं मिलेगी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस और मोर देन वंस। यानी कि आपसे कोई ऑफेंस हुआ है तो आपको एक बार उसकी ऑलरेडी पनिशमेंट मिल गई है, तो आपको दोबारा उसी ऑफेंस की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ नो डबल जियोपार्डी। एंड द थर्ड इज़ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब है कि अगर कोई एक्यूज्ड है, कोई किसी ने ऑफेंस किया है
एंड उसको हम ज़बरदस्ती उसके अगेंस्ट विटनेस नहीं बना सकते। यानी कि अगर किसी से कोई ऑफेंस हो गया है तो उसको हम मार पीट के ये नहीं कहलवा सकते कि हाँ भाई ये ऑफेंस मैंने ही किया है। तो इस तरह से हम एक्यूज्ड को कंपेल नहीं कर सकते ताकि वो अपने ही अगेंस्ट क्या हो जाए, विटनेस खड़ा हो जाए। तो ये फ्रीडम यानी कि ये प्रोटेक्शन भी एक एक्यूज्ड को मिलती है। तो ये 3 तरह की प्रोटेक्शन हैं, आप ये ध्यान में रखेंगे। एक एक्यूज्ड को मिलती हैं जब उसने कोई ऑफेंस किया होता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। इसके बाद आपके पास आता है आर्टिकल 21। सो आर्टिकल 21 की जब बात आती है तो इट इज़ एक्चुअली प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। स्टेट किसी की लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी उससे नहीं छीन सकता। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी की पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ को हम डिप्राइव नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू। ओके, एक प्रोसीजर के तहत, एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली, जो प्रोसीजर लॉ में दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली हम किसी की भी पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ को डिप्राइव कर सकते। यानी कि यहाँ पे सिंपल आप समझेंगे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू हम किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकते हैं, रिस्ट्रेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम किसी की पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ को रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये 2 चीज़ें मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये जाके यहाँ पे 2 चीज़ें आप समझें कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है गोपालन केस 1950 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन की, एंड सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट आया कि प्रोटेक्शन जो है आर्टिकल 21 के अंडर ये अवेलेबल है सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट। यानी एग्जीक्यूटिव जो है वो कोई आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकता जिसकी वजह से किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रिस्ट्रेंट हो जाए, लेकिन ये लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट नहीं है। यानी लेजिस्लेचर एक प्रोसीजर फॉलो करके किसी की भी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेंट कर सकता है, बट एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। ये गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट रिवाइज किया मेनका गांधी केस 1978 में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया अनदर टाइम अगेन 21 आर्टिकल को इंटरप्रेट किया मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये इट कैन नॉट बी deprived by law provided the procedure prescribed by that law is reasonable, fair, just. It has introduced the American expression due process of law. तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर हमने देखा गोपालन केस में क्या था कि लेजिस्लेचर जो है एक प्रोसीजर के थ्रू, लेजिस्लेचर एक प्रोसीजर के थ्रू किसी की भी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रेंट कर सकता है। लेकिन मेनका गांधी के केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी की लाइफ एंड लिबर्टी रिस्ट्रेंट नहीं हो सकती जब तक कि कोई लॉ ऐसा ना हो जो रीजनेबल हो, फेयर हो, जस्ट हो। यानी कि सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी देखना होगा कि क्या जो लॉ प्रोसीजर फॉलो करके बनाया गया है वो फेयर है, रीजनेबल है, जस्ट है। अगर है तो उसके बाद किसी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हम रिस्ट्रेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कि इसमें हम सिर्फ प्रोसीजर नहीं देख रहे हैं, इसमें हम फेयरनेस भी देख रहे हैं कि लॉ जो है वो फेयर भी है या नहीं है, लॉ जो है वो जस्ट भी है या नहीं है। लेकिन इसमें हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके, तो इसमें हम प्रोसीजर देख रहे हैं, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम प्रोसीजर के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लॉ जो है वो फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है कि नहीं। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। यहाँ पे मैं आपको एक और बता दूं कि राइट टू लाइफ जो है ये सिर्फ ज़िंदा रहना नहीं है, ये ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहना है। ओके, राइट टू लाइफ सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, इट इज़ राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, तो यहाँ पे आपके पास आर्टिकल 21A आता है। ये आर्टिकल जो है ये बाद में ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स में। तो कब ऐड किया गया, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ओके, तो एक नया आर्टिकल राइट टू एजुकेशन टाइटल से
21A आर्टिकल ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन टाइटल से 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। ओके, एंड इसमें क्या कहा गया कि स्टेट जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे एक एज बार रखा गया, कब से कब तक, फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स के जो भी चिल्ड्रन होंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी स्टेट के द्वारा अंडर आर्टिकल 21A। आप ये ध्यान में रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी टाइम पे एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हो गई 86 अमेंडमेंट एक्ट में। वो ये हुई कि स्टेट क्या करेगा, जस्ट ए सेकेंड, ये यानी कि आर्टिकल 21A में क्या हुआ, स्टेट की ड्यूटी है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को। ओके, लेकिन आर्टिकल 51A के अंडर क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई। एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हो गई, 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई। एंड इसमें क्या कहा गया कि एवरी सिटीजन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन प्रोवाइड करे। अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, तो ये ड्यूटी जो है ये किस पे है, ये सिटीजन्स पे है कि वो अपने बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन अप टू 6 ईयर प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज आर्टिकल 21। एंड इसी तरह से हमारे पास है आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 जो है यहाँ पे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, तो अगर अब किसी को डिटेन किया गया है, ओके, यहाँ पे अगर किसी को डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, तो उसको क्या प्रोटेक्शन मिलती है अंडर आर्टिकल 22। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि दो तरह की डिटेंशन्स हैं, एक तो प्यूनेटिव डिटेंशन है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है। प्यूनेटिव डिटेंशन की जब हम बात करते हैं तो जब ट्रायल हो जाए कोर्ट में एंड कोर्ट वर्डिक्ट दे दे कि भाई इस बंदे को क्या करो, इसको पनिश करो, तो वो है प्यूनेटिव डिटेंशन। प्यूनेटिव डिटेंशन इज टू पनिश अ पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। कोर्ट में ट्रायल होने के बाद जो पनिशमेंट मिलती है दैट कम्स अंडर प्यूनेटिव डिटेंशन। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जस्ट ए सेकेंड, प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन द अदर हैंड मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय ए कोर्ट। तो कोर्ट के ट्रायल के बगैर अगर हम किसी को पनिश कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर आता है वो पनिशमेंट जब हम किसी को कोर्ट के ट्रायल के बगैर ही पनिश कर रहे हैं। लेकिन प्यूनेटिव में आता है कि जब कोर्ट ऑलरेडी ट्रायल हो जाए एंड उसके बाद जब पनिशमेंट हो किसी को। ओके, तो यहाँ पे आप दो चीज़ें याद रखेंगे। आर्टिकल 22 में क्या होता है कि कुछ प्रोटेक्शंस दी गई हैं उस बंदे को जो डिटेन हुआ है। पहली प्रोटेक्शन उसको क्या है कि उसको बताया जाएगा कि किन ग्राउंड्स पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, राइट टू इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। दूसरा, वो अपना एक लीगल लॉयर यानी कि एक कंसल्ट कर सकता है जो उसको डिफेंड करेगा, यानी कि जो अरेस्ट हुआ है, डिटेन हुआ है, वो अपना एक लॉयर उसको डिफेंड कराने के लिए कंसल्ट कर सकता है। थर्ड हमारे पास है कि विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के आगे यानी कि उसको मैजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना है जिस भी बंदे को हमने क्या किया है, अरेस्ट किया है। एंड फोर्थ हमारे पास फोर्थ प्रोटेक्शन ये है कि 24 आवर्स के से ज़्यादा हम उसको डिटेंशन में नहीं रख सकते। अगर मैजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं दे रहा है फर्दर डिटेंशन के तो हमको उसको 24 आवर्स के बाद छोड़ना पड़ेगा। ओके, सो वी कैन नॉट डिटेन ए पर्सन मोर देन 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। आई होप दिस इज़ मेकिंग सेंस। एंड आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि ये जो हैं, ये जितनी भी प्रोटेक्शंस हैं ये एनिमी एलियंस को अवेलेबल नहीं है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन सा, विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल। तो ये किसको नहीं है, एनिमी एलियन, यानी वॉर वगैरह जब होता है तो तब कोई अगर दूसरी कंट्री का यहाँ पे फंस जाता है या उसको पकड़ लिया जाता है तो दैट इज़ एनिमी एलियन। ओके, एंड ये एनिमी एलियंस को ये प्रोटेक्शंस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आप देखेंगे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर भी कुछ सेफ गार्ड्स हैं जो एक व्यक्ति को मिलते हैं जब वो डिटेन किया जाता है उसको। तो पहला सेफ गार्ड क्या है कि इफ़ द डिटेंशन मोर देन 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ से ज़्यादा डिटेंशन है तो क्या होगा,
जो मैटर है वो एक एडवाइजरी बोर्ड को रेफ़र किया जाएगा और उस एडवाइजरी बोर्ड में एक हाई कोर्ट जज भी होगा। कब? जब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर 3 मंथ से ज़्यादा डिटेंशन हो जाती है। ओके, तो एक एडवाइजरी बोर्ड को रेफ़र किया जाएगा ये मैटर, जिसमें एक हाई कोर्ट का जज होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे है, द डिटेंशन may be continued only where the advisory board considers that there are sufficient grounds for further detention। तो एडवाइजरी बोर्ड को जब मैटर चला गया एंड उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड ये तय करेगा कि फर्दर डिटेंशन कंटिन्यू की जाए या नहीं की जाए, एंड वो बहुत सारे ग्राउंड्स को देखेगा जिन ग्राउंड्स पे उसको डिटेंशन फर्दर टाइम के लिए दी जाए। थर्ड सेफ गार्ड हमारे पास है कि जो डिटेंशन है वो उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, यानी कि डिटेंशन जो है उसके ग्राउंड्स यानी कि रीजंस क्यों किसी को डिटेन किया जा रहा है अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, वो रीजंस जो है कम्युनिकेट किए जाएंगे उस व्यक्ति को जो कि डिटेन हो रहा है। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ओके, तो ये चार तरह के प्रोटेक्शंस हैं, सेफ गार्ड्स हैं, किसको? एक व्यक्ति को जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर अरेस्ट किया गया है जिसको। तो इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 24 एंड 23 एंड 24 आता है, जो कि एक और फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये एक और फंडामेंटल राइट है जिसमें 2 आर्टिकल्स आते हैं, 23 एंड 24। तो यहाँ पे क्या है, 23 हमारे पास क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर जो है प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23, यानी कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते लोगों को। ओके, ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। ओके, एंड इसके साथ साथ फोर्स्ड लेबर यानी कि किसी की विलिंग के अगेंस्ट उससे काम कराना भी प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। तो ये क्या है, यानी कि एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये प्रोहिबिटेड है एंड दूसरा फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती किसी से काम कराना, ये भी क्या है, ये भी प्रोहिबिटेड है। एंड इसमें ये भी आता है कि अनपेड लेबर भी प्रोहिबिटेड है, आप किसी से काम करा रहे हैं उसको पैसे ही नहीं दे रहे हैं, तो ये भी प्रोहिबिटेड है। एंड इसके साथ साथ ये सिटीजन्स एंड एलियंस दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन्स एंड एलियंस, तो ये दोनों को अवेलेबल है विद इन इंडिया। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ओके, एंड ट्रैफिकिंग का आपको समझ आ रहा है, ट्रैफिकिंग का मीनिंग क्या है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। एंड इसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक्सेप्शन एक है, इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेज एज एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस या सोशल सर्विस। कभी कभी स्टेट क्या है, कंपलसरी सर्विस क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है अपने लोगों पे, एंड वो फोर्स्ड लेबर में नहीं आएगा, दैट इज़ एन एक्सेप्शन। ओके, एंड ये जो है ये आर्टिकल इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ स्टेट एक्शंस के अगेंस्ट नहीं बल्कि प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट भी, यानी कि ना तो स्टेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकता है एंड ना फोर्स्ड लेबर करा सकता है। एक्सेप्शन ये है हमारे पास, ये करा सकता है स्टेट, एंड ना तो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर फोर्स्ड लेबर करा सकता है। तो ये 23 आर्टिकल है। एंड इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 24 है विच इज़ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज़ में आप क्या कर सकते हैं, 14 ईयर्स से बिलो जो भी चिल्ड्रन है उसको आप किसी हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ में काम नहीं करा सकते, ये प्रोहिबिटेड है कहाँ पे, अंडर आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हार्मलेस एक्टिविटीज़ में ये आर्टिकल प्रोहिबिट नहीं करता, यानी कि कोई इनोसेंट काम है, कोई मामूली सा काम है तो उसमें ये प्रोहिबिट नहीं करता है आर्टिकल 24, लेकिन हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ जो है जैसे माइनिंग है, फैक्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे 14 ईयर्स से बिलो जो भी है उनकी एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड है। इसके लिए एक एक्ट भी पास किया गया, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 1986, इसको बाद में अमेंड कर दिया गया 2016 में। अब इसका टाइटल है चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016। इसके अलावा एक कमीशन भी बनाई गई 2005 में। ओके, ए कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ओके, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, ये कब की गई, 24 में बनाई गई, ताकि क्या किया जाए, नेशनल कमीशंस बिठाई जाएं, नेशनल कमीशंस बनाई जाएं, नेशनल कमीशंस को बनाया जाए। एंड ये नेशनल कमीशन जो हैं ये क्या करेंगी,
ये नेशनल कमीशंस क्या करेंगे कि ये जो भी ऑफेंसेस होंगे चिल्ड्रंस के अगेंस्ट, यानी चाइल्ड्स के एम्प्लॉयमेंट्स के अगेंस्ट, उनके राइट्स के वायलेशंस के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस होंगे उनको क्या करेंगे, उनको रेगुलेट करेंगे ये कमीशंस। ओके, फिर से मैं बता रहा हूँ, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 2005 जो है ये एनेक्ट किया गया ताकि क्या किया जाए, ताकि नेशनल कमीशंस बनाई जाएं एंड स्टेट कमीशन बनाए जाएं चाइल्ड राइट्स के लिए। ओके, एंड इसमें क्या हो कि चाइल्ड कोर्ट्स बनाए जाएं, चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाए जाएं, एंड वो चिल्ड्रन कोर्ट्स क्या करेंगे, चिल्ड्रंस के राइट्स के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग जो भी काम होंगे वो ये कोर्ट्स देखेंगे। ओके, तो इस तरह से ये है आर्टिकल 24 जो कि चिल्ड्रंस बिलो 14 ईयर्स की एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। एक पार्ट और इसका रहेगा जिसमें हम फिनिश करेंगे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर को। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कमेंट में ज़रूर लिखें एंड कमेंट ज़रूर किया करें। इससे क्या होता है कि थोड़ा हमें भी लगता है कि नहीं आप तक जो हम जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंगचेक डॉन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।